हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्ज़ाम स्टडी पे। दोस्तों जुलाई 2024 से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। इसमें जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 किस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है दोस्तों? क्या यह लचीली बहुस्तरीय गति पर आधारित अधिगम है, या बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू है, या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर है, या बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन ए होगा, लचीली और बहुस्तरीय गति पर अधिगम आधारित अधिगम है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? क्या यह शैक्षिक स्थानों तक पहुंचना है, अधिकारों में समता है, भाग लेने का अवसर है, या सामाजिक वर्तिकाग्र है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जो हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक वर्तिकाग्र होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? सामाजिक वर्तिकाग्र होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में दोस्तों एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? नई जानकारी और पिछले ज्ञान से संबंध बनाने से बचें। क्या ये हो सकता है क्या? नियमों को समझने और अवधारणाओं की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। क्या ये होगा? विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारी को मिश्रित कर दें। क्या ये होगा? या सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप से प्रस्तुत करें। क्या ये होगा? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान देना है। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी होगा ऑप्शन आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? दोस्तों एक शिक्षक को विद्यार्थी की मदद करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हित करके विद्यार्थी को भ्रमित करे। क्या ये होगा? विद्यार्थी को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहे। क्या ये होगा? ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। क्या ये होगा? जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करे। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक और स्कीमा संरचनाओं को सक्रिय करे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह उदाहरण है किसका? क्या यह जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर पहचान है,
जेंडर स्थिरता है या जेंडर समानता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। एक शिक्षक है जो दोस्तों, वह लड़कों को क्या कहता है कि आप फर्नीचर को इधर उधर करिए, और लड़कियों को कहते हैं कि आप कमरे को साफ सुथरा रखिए। तो दोस्तों यह क्या दर्शाता है, बताइए दोस्तों, यह क्या दर्शाता है? यह जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों? जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। ऑप्शन ए होगा आंसर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है दोस्तों, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? लिखित पाठ को समझने में की जा सकती है क्या? किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखने में किया जा सकता है क्या? स्थितियों को अवबोधन और समझने में किया जा सकता है क्या? या पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखने में? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखने में। क्या होगा दोस्तों? किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखने में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण, दोस्तों शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण बताना है, ठीक है ना। तो बताना क्या है? सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है। क्या यह रचनावादी दृष्टिकोण है दोस्तों? बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है। क्या ये हो सकता है? अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में दिखाता है। क्या ये हो सकता है? क्रमादेशित निर्देशों के उपयोग पर केंद्रित है। क्या ये हो सकता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा भाई क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? दोस्तों हमें लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसके लिए इस्तेमाल करना है ये बताना है। अध्ययन और मूल्यांकन के लिए करना है, केवल अध्यापन के लिए करना है, या केवल मूल्यांकन के लिए करना है, या प्रवाही बौद्धिकता की पहचान करने के लिए? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्यापन और मूल्यांकन के लिए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस में इस्तेमाल करना है दोस्तों? अध्यापन और मूल्यांकन के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 से 2.5 यानी 1.5 साल से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है दोस्तों? मतलब 1.5 साल से लेकर के 2.5 साल तक की उम्र के बच्चों के द्वारा अक्सर जो उच्चारण होता है वो द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है? वाचन का अधिविस्तारण कहा जाता है, या तार प्रेषित वाचन है, या नववाद है, या बकवाद है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों यह क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों यह है तार प्रेषित वाचन। क्या है दोस्तों? तार प्रेषित वाचन होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकते हैं? वंचित और हाशिए पर स्थित समूह के भाषा और संस्कृति
को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने के लिए दोस्तों अध्यापक को क्या करना चाहिए, हमको ये बताना है। क्या शिक्षा में समानता करना चाहिए, शिक्षा में साम्यता करना चाहिए, सुविधा वंचित समूह के प्रति सहानुभूति करना चाहिए, या विशेष सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा देना चाहिए। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा यह क्या होगा, शिक्षा में साम्यता करना चाहिए। क्या करना है दोस्तों, हमें शिक्षा में साम्यता करना पड़ेगा। ऑप्शन बी होगा आंसर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरी है दोस्तों, शिक्षा में समानता क्या है हमको ये बताना है, ठीक है ना। शिक्षा में उपलब्धि, सफलता, नियुक्ति और अवसरों का एक पैमाना क्या है दोस्तों। शिक्षा में समानता, शिक्षा में उपलब्धि पाना, सफलता पाना, नियुक्ति और अवसरों का एक पैमाना है, ठीक है ना। यह एक समानता है। और शिक्षा में समानता शिक्षा की बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करती है, जो छात्र के बुनियादी कार्य कौशल के लिए आवश्यक है। यह दोस्तों हमारी समानता की परिभाषा हो गई। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा में साम्यता का अर्थ। किसका अर्थ, साम्यता। यह होगा कि सभी छात्रों को जाति, वर्ग, धर्म, लिंग आदि जैसे किसी भी संकेतक के बावजूद पूर्ण रूप से समान पहुँच और समान अवसर प्राप्त होंगे। वह साम्यता समूह के भीतर जो उचित है उस पर ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका को विद्यार्थी की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है दोस्तों। एक शिक्षिका है वह विद्यार्थियों क्या कर रही है, खासकर सुविधाएं मतलब कुछ विशेष वंचित वर्ग के और सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में शिक्षिका को क्या कथन मतलब सही है वो हमको बताना है। शिक्षक की अपेक्षा बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती है, क्या ये होगा। शिक्षक को कक्षा में बच्चों के स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए, क्या ये होगा। शिक्षक को बच्चों में प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा। शिक्षक को अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावी करती हैं, ठीक है ना। शिक्षक की जो अपेक्षाएं हैं वह बच्चे के सीखने को प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। दोस्तों जो अनुकूलन है किन दो मूल प्रक्रियाओं को अपने आप में समाहित करता है। क्या यह समायोजन व समावेशन है, समायोजन या समावेशन है, संतुलीकरण एवं संगठन है, समायोजन एवं संतुलीकरण है, समावेशन एवं संगठन है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों, समायोजन व समावेशन होगा। क्या होगा दोस्तों, समायोजन व समावेशन होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूजा अपनी दोस्त से कहती है कि हमें कक्षा में नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। एक बच्चे है दोस्तों, वह क्या कहती है अपने दोस्त से कि हमें अपने शिक्षिका यानी शिक्षक की बात को मानना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में वह हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देंगे। वह किस चरण में है, किसके, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। क्या यह आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास के चरण में है,
अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में है, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में है, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, वह आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास के चरण में है दोस्तों। किस में है, वह दंड आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास के चरण में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। दोस्तों जो मूल्यांकन का केंद्र है वह क्या होना चाहिए। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना है, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना है, मानक वर्ग में बच्चों को लेबलिंग करना है, क्या अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना है। यह क्या है, मूल्यांकन का केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कला में एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे कक्षा है, ठीक है ना। चलिए क्या होगा, चर्चा में विविध संस्कृतियों का उदाहरण लाना होगा क्या, या प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना होगा, या विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति के अनूठे विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, या विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शैली की विकसित करना होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। निम्न में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों को विफलता में योगदान देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। क्या यह अनुभवात्मक शिक्षा है, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम है, समावेशी दर्शन है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम होगा। क्या होगा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। कठिनाइयों की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करने और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण होगा। क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात तो कठिनाइयों की पहचान करना, उसके बाद लक्ष्य निर्धारित करना, फिर संभावित समाधान और परिणामों की खोज करना, तदनुसार कार्य करने और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में शामिल होंगे दोस्तों। क्या यह आरोपण होगा, नकल करना होगा, समस्या समाधान होगा, या निष्क्रिय ध्यान होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों समस्या का समाधान करना, ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। समस्या का समाधान करना ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, ठीक है ना, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। दोस्तों
क्वेश्चन क्या है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, यह क्या कहलाती है? प्रारंभिक समाजीकरण कहलाता है, द्वितीयक समाजीकरण कहलाता है, या प्रच्छन्न अव्यक्त समाजीकरण कहलाता है, या संक्रिय समाजीकरण कहलाता है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों जो इसका आंसर होगा ये प्रारंभिक समाजीकरण है, ऑप्शन ए होगा दोस्तों, ठीक है ना। जहाँ परिवार जुड़ जाता है दोस्तों वह प्रारंभिक समाजीकरण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। मीना कोई लड़की है, वह शब्दों का प्रयोग करने लगी है, ठीक है ना, तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं, ठीक है ना। अब तर्क करने लगी है, वह तर्क भी करने लगी है और यह भी समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं, ठीक है ना, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में, अवस्था बताना है दोस्तों, ठीक है ना। क्या वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या संवेगी गामक अवस्था है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताइए दोस्तों। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। किस में है दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? क्या है क्वेश्चन, क्या है दोस्तों? पहले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? ठीक है ना। यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, या एरिक्सन का मानव वैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत है, या बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है? बताइए दोस्तों जो आंसर 20 का क्या होगा? 20 का आंसर क्या होगा? 20 का दोस्तों आंसर क्या होगा बताइए। यह किसका सिद्धांत है दोस्तों बताइए। यह दोस्तों पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। किसका? पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? जब जो दोस्तों हम सतत, एक बच्चे का हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं दोस्तों, तो उसमें सतत से क्या अभिप्राय है बताइए। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ मूल्यांकन करना एवं उसकी सहायता करना, क्या ये होगा? अंकों व अन्य प्रकार के छात्रों की उपलब्धि को सतत तुलना करना, क्या यह होगा? निश्चित अंतराल में पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, क्या ये होगा? समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्यावाहन के योग्यता का मापन करना होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वे क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ मूल्यांकन करना और उसकी सहायता करना। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछना, दोस्तों एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछना क्या कहलाता है? इसको हमें सेंटेंस को पूरा करना है। ठीक है ना। प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, प्रश्न पूछने की कभी भी अनुमति नहीं देना चाहिए, या उसे प्रश्न पूछने की सज़ा देनी चाहिए। बताइए दोस्तों ये इसमें
क्या आंसर होगा जो ये हमारे सेंटेंस को पूरा कर सकेगा। तो दोस्तों, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रचिता एक गणित अध्यापिका है। ठीक है, अपने छात्रों को भाषा और कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटि का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? दोस्तों, एक रचिता नाम की एक अध्यापिका है, वह अपने छात्रों की जो गणित में भाषा होती है उसकी प्रक्रिया पहचानने, दोस्तों इसकी भाषा को पहचाने और त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। तो दोस्तों, वह उसका मतलब शिक्षिका का उद्देश्य क्या है, हमको ये बताना है। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, क्या ये होगा? अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, क्या ये होगा? त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले प्रश्न देना, क्या ये होगा? त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में है। बताइए दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में सहायक होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोहल वर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर कोहल वर्ग के भौतिक विकास के सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास है, कानून और आदेश पालन अभिविन्यास है, या सामाजिक समझौता और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। कहा जाता है दोस्तों? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन इसका समर्थन करता है? सिगमंड फ्रायड का मानोवैयक्तिक सिद्धांत करता है क्या? लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सहायता करता है, या लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत उनकी सहायता करता है, या बीएफ स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत करता है? बताइए दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? अधिगम को बढ़ावा देने के समूह भी बनाती है। निम्न में से कौन सा इसका समर्थन करता है? वे लेव वाइगोत्स्की जी का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत करता है। दोस्तों, क्या करता है? लेव वाइगोत्स्की जी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उनकी क्या करता है? सहायता करता है। ऑप्शन बी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है, ठीक है ना, और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है दोस्तों? लड़कियों को गुलाबी कपड़े पहनना चाहिए और गुड़िया खेलना चाहिए, लड़कों को नीले कपड़े पहनना चाहिए और कारों से कारें से खेलना चाहिए। तो यह क्या दर्शाता है दोस्तों? क्या यह जेंडर निरंतरता को दर्शाता है, या जेंडर सशक्तिकरण को दर्शाता है, या जेंडर विविधता को दर्शाता है, या जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वह होगा जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है दोस्तों? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। दोस्तों, अब यहाँ पर दृष्टिबाधित छात्र आ गए। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करना चाहिए? दृष्टिबाधित छात्र को समावेशित कक्षा में उसके क्या निर्देश
करना चाहिए दोस्तों, ये देखना है। विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देना चाहिए। क्या दृष्टिबाधित बालक को दिखने वाली वस्तुएं प्रस्तुत करना चाहिए। उसको कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्न अगला ऑप्शन क्या है, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर या त्रिविमीय नक्शे, चार्ट और स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके या छोटी मुद्रा वाली कार्य सीट प्रदान करके। बताइए दोस्तों, दृष्टिबाधित बालक के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बैठेगा, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों जी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। दृष्टिबाधित छात्र के लिए त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करना चाहिए। और दृष्टिबाधित बालक के लिए दोस्तों सबसे अच्छी कौन सी लिपि होती है, ब्रेल लिपि होती है। दृष्टिबाधित बालकों के लिए कौन सी लिपि, जिनमें से उभरे हुए अक्षर होते हैं दोस्तों, तो वह कौन सी लिपि होती है, ब्रेल लिपि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, किस प्राथमिक लक्षण है दोस्तों। राजू दोस्तों एक बालक है जो 61 को 16 लिखता है और बी को डी अक्षरों में अंतर नहीं समझ पाता है, तो वह कौन सी लक्षण में है दोस्तों, उसके प्राथमिक लक्षण क्या है। क्या वो उसमें पठन वैकल्य है, या स्वलीनता क्रम विकार है, या शैक्षिक असहायता है, या लेखन वैकल्य है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। राजू में कौन से प्राथमिक लक्षण है दोस्तों, तो उसमें पठन वैकल्य है, ऑप्शन ए होगा दोस्तों। क्या होगा, पठन वैकल्य, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है दोस्तों। सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। प्रथा पूर्व चरण को दर्शाता है, अमूर्त संक्रियात्मक चरण को दर्शाता है, प्रथागत चरण को दर्शाता है, या उत्तर प्रयागत चरण को दर्शाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह होगा प्रथागत चरण को, ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना दोस्तों, प्रथागत चरण को दर्शाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। बाल केंद्रित कक्षा है दोस्तों, ठीक है ना, तो अध्यापिका किसको महत्व देगी। निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को महत्व देगी, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देगी, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को महत्व देगी, या दंड आधारित कठोर अनुशासन की पद्धति को महत्व देगी। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा। एक बाल केंद्रित कक्षा में अध्यापिका किसको महत्व दोगी दोस्तों, तो अध्यापिका दोस्तों ज्ञान के सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देगी। किसके देगी दोस्तों, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, ऑप्शन बी होगा आंसर। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जो भी अभी तक हमारे चैनल में लोग दोस्तों अभी तक नए हों वो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए।